नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के 4th चैप्टर जो कि लास्ट है और जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आपको मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्वेश्चंस को भी कराया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनकी बात कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। आप लोग मेक श्योर करिएगा कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट आते जाएं, जो भी नोटेबल चीजें हों उनको आप नोट करते जाओ। ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास पहले होने वाली है आपका कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या होने जा रहा है भाई साहब? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि संरचना के आधार पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी कि हम कौन कौन सी संरचना बना सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है, तो चलिए आ जाइए जरा। जब भी हम संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं, तो इन्हें 2 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में भाई साहब? 2 वर्गों में। पहला वर्ग होता है आपका खुली श्रृंखला यौगिक। क्या होता है? खुली श्रृंखला यौगिक। ठीक है, खुली श्रृंखला यौगिक होता है। ठीक। दूसरा होता है बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक को अचक्रीय यौगिक, यानी कि जो ऐसे लाइन बनाए, या रेखीय यौगिक कहते हैं। सीधे सीधे बोल देते हैं, इनको रेखीय यौगिक कहा जाता है। रेखीय यौगिक। और इनको हम कहना चाहे बंद श्रृंखला यौगिक को, तो बंद श्रृंखला यौगिक को चक्रीय यौगिक कहते हैं। एक और नाम देते हैं, क्या भाई साहब? चक्रीय यौगिक, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं भाई साहब? साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। ये लीनियर कंपाउंड होता है, वो साइक्लिक कंपाउंड होता है। जो खुली श्रृंखला होता है उसमें लीनियर, यानी कि जो भी संरचना बनेगी रेखा में बनेगी, इधर उधर शाखा बना लेगी, बंद नहीं रहेगा, यानी कि जो 2 सिरे होने चाहिए वो बंद नहीं होगा। जब हम बंद श्रृंखला यौगिक की बात करेंगे, यानी कि चक्रीय यौगिक की बात करेंगे, उसमें आपस में 2 सिरा जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। जो 2 एंडिंग सिरा होते हैं ना, एंड होते हैं, वो आपस में क्या होंगे भाई साहब? जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ना चाहें तो इसमें जो होता है ना, इसमें एलिफैटिक यौगिक आते हैं। खुली श्रृंखला में एलिफैटिक यौगिक आते हैं। ठीक है ना। अगर हम इनके रासायनिक गुणों के आधार पे बात करें, तो ये एलिफैटिक होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? एलिफैटिक। ठीक है ना। एलिफैटिक होते हैं। ठीक। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें होता है संतृप्त यौगिक, संतृप्त होता है, और इसमें असंतृप्त भी होता है। संतृप्त और असंतृप्त दोनों होते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम इनकी बात करते हैं, बंद श्रृंखला के यौगिक की बात करते हैं, तो बंद श्रृंखला को संरचना के आधार पे 2 भाग में बांटा जाता है। संरचना के आधार पे 2 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन सा होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे हमें बांटना है पहले। अगर हम संरचना के आधार पे बांटे तो ये हो जाएगा आपका समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। यहाँ पे समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय आप लोग लिखिएगा। हम लिख देते हैं कार्बोचक्री, यानी कि ऐसा चक्र बनेगा जिसमें सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व होंगे, कार्बन आपस में बंध बना के चक्र बनाएंगे।
चक्रीय या फिर समचक्रीय, कार्बोचक्रीय का हो या समचक्रीय का हो, इसको दोनों नाम से हमने लिख दिया है। और दूसरा वाला होता है विषम चक्रीय। क्या होता है? विषम चक्रीय। विषम चक्रीय मतलब इसमें कार्बन आपस में, मतलब जो पूरा का पूरा चक्र बनेगा ना, कार्बन ही अकेले नहीं रहेंगे, उसमें और भी परमाणु आ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस, ये सारी चीजें आने की संभावना होती है। फिर अगर हम आगे बात करना चाहें कि इसको और भी कैटेगराइज कर सकते हो क्या आप? हाँ, आगे और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम इसको बांटना चाहें, इसको हम बांटने जा रहे हैं, किसके आधार पे बांट दे भाई साहब? इसको अब हम बांट देते हैं रासायनिक गुण के आधार पे। किसके आधार पे? रासायनिक गुण के आधार पे। वो तो संरचना के आधार था, अब रासायनिक गुण के आधार पे बांट देते हैं। अगर हम रासायनिक गुण के आधार पे बांटना चाहें तो रासायनिक गुण के आधार पे ये हो जाएगा आपका, कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एरोमेटिक, ये हो जाएगा आपका, अरे यार, एरोमेटिक हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये एंटी एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक जिसको कहते हैं, लिख देते हैं एंटी एरोमेटिक, या इसको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। एंटी एरोमेटिक कहो या फिर एलिसाइक्लिक कहो, सब क्लियरली विजिबल है ना? हाँ, सब विजिबल है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, मैं स्लाइड में हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? सभी को समझ लेते हैं, ठीक है? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया या फिर नोट डाउन किया, आगे बढ़ जाते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसी को हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है? क्लीन हो जा। अब क्लीन होने के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके पहले वाले में हम बात करेंगे कि जो खुली श्रृंखला यौगिक था। खुली श्रृंखला का मतलब जो चक्र नहीं बना रहा था ना, खुली श्रृंखला यानी कि जिसमें रेखीय यौगिक आ रहे थे, ठीक है? रेखीय की जैसी बात करो, रेखीय में मैंने कहा था कि उसमें एल्केन संतृप्त आ सकता है, असंतृप्त आ सकता है, यानी कि एल्केन आ सकता है, एल्कीन, एल्काइन ये भी आ सकते हैं, ठीक है? चलिए हम बात कर लेते हैं पहले खुली श्रृंखला की। किसकी बात कर लेते हैं? पहले हम बात करेंगे खुली श्रृंखला यौगिक की, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड की। अगर हम बात करें ओपन चेन कंपाउंड की, अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो सकता है। जैसे हम पहले संतृप्त वालों की बात कर लेते हैं, इसमें हम ए नंबर पे संतृप्त की बात करेंगे। ए नंबर पे हम लोग बात करेंगे संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि एल्केन होता है। क्या होता है भाई साहब? एल्केन, माने कि जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन आपस में सिर्फ एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें अगर आप बात करना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई? सैचुरेटेड वाले में एल्केन आ रहा है, तो एल्केन को देखो जरा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ऐसे यौगिक बनते हैं। यानी कि एक सिरा मान लो ये वाला A है, और इसको A नाम रख देते हैं, A सिरा है और ये B सिरा है। क्या देख रहे हो कि ये दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं? क्यों? A और B आपस में जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है ना, यानी कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये सिरे क्या होते हैं भाई साहब? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि कहीं पर शाखा भी लग सकती है। क्या लग सकती है भाई साहब? शाखा। शाखा का मतलब जैसे यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया, या फिर ऐसे कर दिया CH2 करके और शाखा बढ़ा दिया, CH3 कर दिया, मतलब इस तरह से शाखाएं भी बन सकती हैं।
इस तरह से क्या बन सकती हैं, शाखाएं भी इसमें बन सकती हैं, जो कि क्या होते हैं भाई, खुली श्रृंखला यौगिक में होते हैं। यानी कि इसमें चक्कर नहीं बनता है, चक्कर नहीं चलता, इसमें सिर्फ क्या होता है भाई साहब, शाखा या तो बन जाएगी, पहली बात तो खुली श्रृंखला रहेगी, रेखीय संरचना बनेगी, यानी कि दो सिराएं आपस में स्वतंत्र रहेंगी, इसमें शाखा भी बन सकती है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा है। जैसे मैंने एल्केन वालों की बात कर लिया, एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए वो संतृप्त होता है। ठीक है ना, एल्केन में क्या होता है भाई साहब, इसको हम हटा देते हैं। एल्केन संतृप्त क्यों है, एल्केन आपका संतृप्त क्यों है, सेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि एल्केन में सिर्फ एकल बंध होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, एकल बंध होते हैं। ठीक है ना, एल्केन में सिर्फ एकल बंध होते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं इसी में असंतृप्त वाले की। किसकी बात कर लेते हैं, असंतृप्त की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लीन कीजिए, क्लीन करने के सेव कीजिए, सेव करने के बाद क्लीन कीजिए, फिर उसके बाद, अरे सब हो गया क्लीन, कोई बात नहीं। खुली श्रृंखला वाले में बी नंबर की बात कर लेते हैं। बी नंबर पे हम लोग बात करेंगे असंतृप्त यौगिक की। किसकी बात करेंगे भाई साहब, असंतृप्त। असंतृप्त में कौन आता है, एल्कीन आता है, और कौन आता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन आएगा, और कौन आएगा, एल्काइन आएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई साहब। अच्छा, आपने देखा था कि जो एल्कीन होता है ना, एल्कीन में क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, जबकि एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध होता है। ठीक है, और ये असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। ये संरचना कैसे बनाएंगे, रेखीय वाले में, माने कि ये खुली श्रृंखला बनाएंगे। कैसी श्रृंखला बनाएंगे, खुली श्रृंखला बनाएंगे, जब हम इनकी किसकी बात करते हैं, रेखीय संरचना की बात करते हैं। यही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक, अलग तरीके से अगर संरचना बना लें, यानी कि दोनों सिरे आपस में जुड़ जाएं, तो इनको चक्रीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, चक्रीय कहा जाता है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, आप लोग लिखिए, इसको नोट डाउन करिए। ठीक, हाँ आगे बढ़ते, ठीक है ना। हाँ ही हो। चलिए सेव कीजिए, सेव करने के बाद क्लीन कीजिए, थोड़ा सा जुकाम हो गया है यार। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ना चाहें, आगे क्या हो जाएगा भाई साहब, आगे हम लोग बात करेंगे बंद श्रृंखला यौगिक की। किसकी बात करेंगे, बंद श्रृंखला यौगिक। ये ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस पे ज्यादा फोकस करने की बात है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। बंद श्रृंखला यौगिक, या फिर जिसको आप लोग चक्रीय यौगिक कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो ना चक्रीय यौगिक। बंद श्रृंखला का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी कार्बन आपस में होंगे, मतलब जो भी यौगिक बनेगा, जैसा भी यौगिक बनेगा, कैसा भी यौगिक बनेगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे CH2, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे जोड़ दिए CH2, यहाँ पे जोड़ दिए CH2, और इसको जोड़ दिए इससे, माने कि इसमें जो भी यौगिक बनेगा वो 2 सिरे आपस में ज्वाइंट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये चक्रीय यौगिक बनना है। कैसा यौगिक बनना है इनको, चक्रीय यौगिक बनना है। चक्रीय किसको कहते हैं, जिनकी श्रृंखला बंद हो। ठीक है कि नहीं, ठीक है भाई, जो श्रृंखला हो आपस में, सिरा जो भी हो, सिरे आपस में क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। इसमें अगर हम लिखना भी चाहें तो लिख देते हैं, दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं। दोनों सिरे, बहुत सिंपल सा है यार, इसमें ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसलिए हम लोग मस्ती में पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं, ये सब तो आपको मालूम है, क्योंकि आपके चैप्टर के शुरुआत में दिया गया है। और सोच भी रहे होगे कि सर ये सब पढ़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ आप लोग नोट डाउन करिए। बंद श्रृंखला में श्रृंखलाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बंद होनी चाहिए, मतलब 2 सिराएं आपस में क्या हो, जुड़ी हो।
ठीक है, सेव करो। सेव करने के बाद इसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। चलिए, इसी बंद श्रृंखला यौगिक में हमने बात कहा था, बंद श्रृंखला यौगिक यानी कि चक्रीय यौगिक में हमने कहा था कि ये क्या क्या हो सकता है भाई साहब। अगर हम संरचना के आधार पे बांटेंगे, इसको किसके आधार पे बांटेंगे, संरचना के आधार पे बांटेंगे, ठीक है, तब ये कैसा हो सकता है, ये हो सकता है समचक्रीय और क्या हो सकता है, विषम चक्रीय। अगर हम इसके रासायनिक गुण के आधार पे बांटेंगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा और दूसरा एलिसाइक्लिक या जिसको एंटी एरोमेटिक कहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। हाँ, आ जाइए जरा। हम बंद श्रृंखला यौगिक को डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे पहले, अच्छा संरचना के आधार पे बांट लेते हैं। संरचना के आधार पर पहले हम इसको आधार पर इसको हम बांट लेते हैं। अगर हम संरचना के आधार पे बांटना चाहें तो दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो होगा समचक्रीय, समचक्रीय या जिसको कार्बोचक्रीय कहते हो, ठीक है ना, और दूसरा होता है विषम चक्रीय। क्या होता है भाई साहब, विषम चक्रीय। ठीक है, अगर आप समचक्रीय की बात करते हो तो समचक्रीय में क्या होता है भाई साहब, चक्र में सिर्फ कार्बन भाग लेते हैं, चक्र में सिर्फ कार्बन आपस में जुड़े होते, आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम विषम चक्रीय की बात करते हैं तो इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, चक्र में कार्बन के अलावा और भी तत्व आ सकते हैं, चक्र में कार्बन के अलावा और भी तत्व आ सकते हैं। जैसे हम कहना चाहें कौन कौन सा आ जाएगा भाई साहब, जैसे में आप बात कर लो, जैसे इसमें आ सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हाँ समझते हैं कि समचक्रीय में हम क्या मतलब क्या बना सकते हैं, कैसे इसकी संरचना होगी, ठीक है ना, कैसे यौगिक आएंगे और विषम चक्रीय में कैसे यौगिक आएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ उसको एक प्रकार से डिफाइन किया, डिफिनेशन लिखा है। अभी हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे यौगिक बनेगा। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए पहले हम समचक्रीय की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम समचक्रीय यौगिकों की बात कर लेते हैं, जिसको कार्बोचक्रीय आप कहते हो, यानी कि जिसमें सिर्फ कार्बन आते हैं। जैसे आप देख लो, जैसे देखो यहाँ पे CH3 है, ऐसे है, ओ CH2 होना चाहिए, CH2 फिर CH2, इस तरह से। तो बताइए जरा, इसमें कार्बन के अलावा आपस में कोई और भी तत्व जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है ना। और जैसे बात कर लो, अगर इसी की हम संरचना बनाना चाहें, चक्करदार बना ही रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे CH2 आ रहा है ना, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। इसको देखो जरा, इसको हम एक और तरीके से बना दे रहे हैं। देखिए इस तरह से बन गया कि नहीं बन गया, माने कि जहां जहां पे ये कुन्ना है ना, जहां जहां पे कुन्ना है यानी कि जहां जहां पे मुड़ा है रेखा, ठीक है, जहां जहां पे रेखा मुड़ी है वहां वहां पे CH2 रहेगा। क्या रहेगा, CH2 रहेगा। यानी कि आप ये CH2 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 ना लिख करके ऐसे भी संरचना बना सकते हो जब आप क्या बना रहे हो, चक्रीय बना रहे हो तब। ठीक है कि नहीं, ठीक है, जब भी आप चक्रीय बनाओ, चाहे समचक्रीय बनाओ, चाहे विषम चक्रीय बनाओ, ठीक है, या फिर चक्रीय में और भी आते हैं रासायनिक गुणों के आधार पे, एरोमेटिक, एलिफेटिक, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी आएंगे तो उनको भी आप इसी तरह से शो कर सकते हो। यानी कि उसमें CH2 CH2 के जगह पैसे रेखा बना दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अभी हम कई तरह से संरचना बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए कोई, अरे क्या कोई कोई कर लगा रहे हो,
हाँ, ये तो हो गया समचक्री। अब विषम चक्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं? विषम चक्री की बात कर लेते हैं। अगर हम विषम चक्री कहना चाहें, क्या कहना चाहें? विषम चक्रीय यौगिक कहना चाहें तो विषम चक्री में क्या हो जाएगा भाई साहब? जैसे यहाँ पे देखो CH2 है, CH2 है, CH2 है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। CH2, 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 ठीक है। ये देखो जरा, ये जो श्रृंखला बनी है, क्या इसमें आपको हाँ, हम तो विषम चक्री बना रहे हैं। विषम चक्री में हमें कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए, क्या कार्बन के अलावा आपको कोई और तत्व दिख रहा है चक्र में? क्यों भाई साहब, दिख रहा है ना आपको कार्बन के अलावा और भी मतलब और भी तत्व? जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? इसका मतलब ये क्या हो गया भाई साहब? ये विषम चक्रीय हो गया। क्या हो गया? विषम चक्रीय हो गया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्लीन करते हैं। आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो। विषम चक्री का मतलब जिसमें कार्बन के अलावा चक्र में कोई और भी तत्व आ जाए। क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद हम इसी चक्रीय यौगिक में हम लोग, यानी कि बंद श्रृंखला यौगिक में हम लोग आगे बात कर लेते हैं रासायनिक गुणों के आधार पे। किसके आधार पे बात कर लेते हैं भाई साहब? रासायनिक गुणों के आधार पे। आपको जब मैंने लिखाया था रासायनिक गुणों के आधार पे, दो पार्ट में इसको बांटे थे कि नहीं बांटे थे? चक्रीय यौगिक को, बंद श्रृंखला यौगिक को। देखिए, रासायनिक गुणों के आधार पे हमने दो पार्ट में बांटा था ना। हाँ, देख लीजिए जरा कौन कौन सा था इसमें। इसमें था एरोमेटिक, एरोमेटिक था, और था एक एंटी एरोमेटिक। क्या था भाई साहब? एंटी एरोमेटिक, मैटिक। एंटी एरोमेटिक है। एक एरोमेटिक हो जाएगा और दूसरा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सेव करिए। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम लोग पढ़ने के बाद बात करेंगे एरोमेटिक और एलिफैटिक में अंतर की। किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिकों में अंतर की बात करेंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। सेव करें? सेव कर लीजिए भाई साहब। अच्छा, सेव हो गया। सेव करने के बाद क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले एरोमेटिक की। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? एरोमेटिक की बात। क्या लिखा रहे हो यार? हम पहले एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले उसकी बात करें। ठीक है ना? एरोमेटिक में यौगिक हेकल के नियम का पालन करना चाहिए। यौगिक हेकल के, अभी हेकल का नियम बता देंगे कि हेकल का नियम क्या कहता है। ठीक है, हेकल के नियम का पालन करता है, हेकल के नियम का पालन करता है। और इसी में अगर हम बात करना चाहें, यौगिक मीठी गंध वाला होता है, या पहले लिख देते हैं यौगिक चक्रीय होना चाहिए। पहली बात तो चक्रीय होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, चक्रीय होना चाहिए। और यौगिक मीठी गंध का होता है, मीठी गंध। मीठी गंध का मतलब जैसे आप
खाना वगैरह को सूंघते हो ना, जैसे खाने की खुशबू आती है, कहीं पे समोसा पक रहा होता, समोसा छान रहे होते हैं ना, तो उसकी खुशबू आती है कि नहीं आती है, उसी को मीठी गंध कहते हैं। यौगिक मीठी गंध का होता है। और क्या कह सकते हैं इसमें, और मीठी गंध का हो गया। इसमें यौगिक को जलाने पर या गर्म करने पर, श्वेत धुआं निकलता है। श्वेत धुआं निकलता है। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि सर कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से बैक जाके देख लीजिएगा। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग पहले एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें यौगिक हेकल के नियम का पालन करता है, ये लाइन को समझ लेते हैं। बाकी ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि चक्रीय होना चाहिए, मीठी गंध आती है उसको तुम छोड़ो, उसकी बातें नहीं करेंगे। या जलाने पर श्वेत धुआं निकलता है, ये सब कौन करने जा रहे है कि नहीं। हाँ, हम लोग बात करेंगे कि हेकल के नियम का पालन करता है कि नहीं। अच्छा, हेकल का नियम क्या होता है, व्हाट इज द हेकल्स लॉ। पहले हम बात कर लेते हैं हेकल के नियम की। क्या यार, पहले हम हेकल के नियम की बात कर लेते हैं। जो हेकल का नियम होता है, हेकल्स रूल होता है एरोमेटिसिटी के लिए, वो क्या कहता है, वो कहता है कि यौगिक चक्रीय हो। कैसा हो भाई साहब, यौगिक चक्रीय हो। और दूसरी बात, यौगिक समतलीय हो। समतलीय हो माने कि प्लेनर हो। तीसरी बात कहता है कि यौगिक में एकांतर द्विबंध हो। ठीक है ना, यौगिक में एकांतर द्विबंध हो। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें, इसी में यौगिक में एकांतर द्विबंध हो और यौगिक sp2 संकरित हो। ठीक है ना, ठीक है। यौगिक में एकांतर द्विबंध आते रहें। एकांतर मतलब एक बंध आए, फिर उसके बाद दूसरा बंध द्विबंध वाला आए, फिर उसके बाद फिर एक बंध, फिर द्विबंध, ऐसे आता चला जाए। ठीक है, आगे बोले, अगर हम आगे कहना चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यौगिक समचक्रीय हो। देखिए, यौगिक क्या होना चाहिए भाई साहब, समचक्रीय होना चाहिए। यौगिक समचक्रीय हो। ठीक है ना, यौगिक कैसा होना चाहिए, समचक्रीय होना चाहिए। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको हम क्या करते हैं भाई साहब, अच्छा आप लोग नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, माने कि अच्छा हेकल का नियम तो इतना कह दिया एरोमेटिसिटी के लिए। अभी ये हेकल का नियम जो एकांतर द्विबंध कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी ये तो समझ रहा है चक्रीय हो, यौगिक समतलीय हो, यानी कि एक ही प्लेन में हो यौगिक, और यौगिक में एकांतर द्विबंध हो। इसके लिए एक नियम देता है जो हेकल का नियम देता है। हेकल का नियम के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र भी समझ लेते हैं। सूत्र होता है जो हम लोग पाई बंध के लिए देखते हैं ना, पाई बंध के लिए देखते हैं, तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई साहब,
जो भी यौगिक हो, अगर आप उसमें देख पा रहे हो कि हेकल के नियम का एक सूत्र होता है, क्या उस सूत्र पे वो बैठ रहा है? अगर बैठ रहा है हेकल के नियम के सूत्र पे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तभी क्या है भाई साहब, वो यौगिक क्या है भाई साहब, एरोमेटिक है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अभी जब इस पे सवाल आएगा ना, इस पे जब सवाल आएगा अभी, तब इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, चलिए सेव करते हैं। सेव करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग और भी बात कर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम लोग एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिकों में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम उसको नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, हम लोग वहां पे उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। ये चीज हमको ये समझना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग कुछ भी यौगिक लिखते हैं, जैसे रेखीय यौगिक को हमको लिखना है, किसको लिखना है? रेखीय यानी कि अचक्रीय यौगिक, यानी कि खुली श्रृंखला यौगिक को लिखना है। उसमें जैसे आप एग्जांपल लेते हो CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ऐसे लेते हो ना, CH2 कर देते हैं, बॉन्ड CH3 यहाँ पे कर देते हैं। ऐसे आपने लिया एक यौगिक, इतना बड़ा संरचना बनाना है, यानी कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन पूरा लिखना है। सीधे सीधे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से। कैसे लिख सकते हैं भाई साहब? इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। जहां जहां पे सिरा है यहाँ पे CH3 रहेगा, जहां जहां पे है ये वहां पे CH2 रहेगा, यहाँ पे भी CH2 रहेगा, यहाँ पे भी CH2 रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे सिरा है वहां पे CH3 रहेगा। माने कि हम सिर्फ रेखा के द्वारा ही इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक को, खुली श्रृंखला यौगिक को अचक्रीय यौगिक कहे, तो मैंने इसमें लिखाया था कि इसको रेखीय यौगिक भी कहते, शायद लिखाया था कि नहीं लिखाया था, मुझे याद है मैंने बताया था आपको। खुली श्रृंखला यौगिक को रेखीय भी कहा जाता है। रेखीय का मतलब जैसे इसको बनाया ना, तो इसका रेखा बना दो, रेखा के द्वारा। जहां जहां पे सिरा है, जहां जहां पे सिरा है वहां पे CH3 है, बाकी यहाँ पे CH2 है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है भाई साहब? CH2 है। और ये जो यहाँ पे बीच वाला भाग है, जहाँ पे मुड़ी है रेखा, वो निर्भर करता है कि वहां पे कार्बन की संयोजकता कितनी है। कार्बन की संयोजकता तो होनी चाहिए 4। क्या वहां पे बंध के द्वारा संयोजकता पूरी हो पा रही है? अगर बंध के द्वारा, जैसे मान लो कि यहाँ पे द्विबंध लग जाए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे मान लो द्विबंध वाला यौगिक बन जाए, द्विबंध वाला यौगिक बन जाए, यानी कि एल्कीन आ जाए, तो यानी कि अब यहाँ पे CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पे भी CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ CH रहेगा। क्या रहेगा भाई साहब? CH रहेगा, यहाँ पे भी CH रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो सिर्फ 4 होती है ना। और भाई जब बंध के द्वारा इतना हो जा रहा है, तो जितना अब हाइड्रोजन है उतना ही तो लिखोगे, जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है उतना ही तो लिखोगे। क्यों? है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, यानी कि आप रेखा भी बना सकते हो इसकी। क्या बना सकते हो भाई साहब? रेखा भी बना सकते हो, रेखा के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हो। और जैसे आपको एक और ऐसे ही यौगिक लिखना है, वो श्रृंखला, क्या कहते हैं उसको, बंध श्रृंखला यौगिक हो जाए, यानी कि चक्रीय यौगिक हो जाए। जैसे आपने लिखना है क्या? चक्री में यहाँ पे ऐसे तरह से लिखना है, ऐसे ऐसे करना है, फिर यहाँ पे CH2 करना है, फिर CH2 करना है, फिर ऐसे CH2 कर देना है, फिर यहाँ पे CH2 करना है, CH2 करना है, फिर यहाँ पे ऐसे कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने बंध श्रृंखला यौगिक बनाया है। अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, यानी कि आपने यहाँ पे भी CH2 लिखा है, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये डिपेंड करता है संयोजकता, यानी कि कार्बन की संयोजकता अगर बंध से जितनी तक पूरी हो रही है उतना तक कर दो, बाकी वहां पे उतना जितना कम पड़ रहा है उतना हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप समझ रहे होगे यार। चले आगे बढ़े, सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद क्लीन करते हैं। ठीक है, अच्छा बस यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं भाई साहब, खलास को खत्म कर देते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है,
टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीख पाए हो तो आप लोग फिर से इस लेक्चर को देख सकते हो, प्रॉपरली अटेंड करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसलिए मैं ज़्यादा चिल्ला ना पाया, ठीक है ना। बाकी मैंने जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, ठीक। हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस भी करा देंगे। आप लोग क्या करिए, अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को करिए सब्सक्राइब। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।